नेक्स्ट टॉपिक अपन आज कंक्लूड कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, ये उसी का एडवांस वर्जन है जो आप क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से पढ़ रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ज़रूरत हमको कहाँ पड़ता है और इसको कब यूज़ करना है, किस लिए हमको पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, किस लिए हम यूज़ करते हैं। इसलिए क्योंकि जब भी हम सेल बनाते हैं तो हमको पता है सेल हमेशा दो हाफ सेल से बनता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। एक चैम्बर में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और दूसरे में रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम अलग अलग तरह के मेटल यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अलग अलग चैम्बर में। तो हम कैसे जानेंगे कि किस मेटल में ऑक्सीडेशन होगा और किस मेटल के इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये चार्ट, ये सीरीज़ हमको हेल्प करती है ये पता लगाने में कि किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और किसका रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, और ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग वैरायटी में मिलेंगी, है ना, और यहाँ से भी आपको एक अलग वैरायटी में मिलेगी। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपको याद भी रखना है, इसी से आप तुरंत फैसला करेंगे कि किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितने मेंबर इन्वॉल्व होंगे हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकाल के बताया जाएगा। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का तरीका हम देख चुके, कैसे निकालते हैं, एक एक मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो आंसर है किसी न किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकालते हैं सेल बना के। और एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके साथ कनेक्ट कर करके हर एक मेटल का हमने क्या निकाला एक्सपेरिमेंटली, रिडक्शन पोटेंशियल, और सब रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के हर एक मेटल का उसको हमने सीरीज से जमा दिया। ठीक है, सबसे कम वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को। ठीक है, उसी हिसाब से ये एक सीरीज़ बन गई जिसका नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये समझ में आ गया आपको कहाँ ये यूज़ होना है, कब ये यूज़ होगा, क्या बताने के लिए यूज़ होगा कि किस मेटल का रिडक्शन होगा और किस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया। और ये अपन कैसे फैसला करेंगे, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख करके फैसला करेंगे। हम शुरू में भी ये बात डिस्कस कर आए हैं जब हम सेल पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल, कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और वो कहाँ पर रखा जाएगा, कैथोड में। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा आएगा वो हमेशा कहाँ होगा, कैथोड में, और जिसका छोटा होगा वो कहाँ होगा, एनोड में। ठीक है ना। तो इसी के साथ अब हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक लाइन का छोटा सा डिफाइन कर लेते हैं, इसको डेफिनेशन बना लेते हैं। लिखिए, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, it is the arrangement of elements in increasing order of, it is the arrangement of elements in increasing order of their reduction potential, reduction potential, या standard reduction potential SRP कर लीजिए, increasing order of standard reduction potential। ठीक है, अंडरलाइन करें SRP को। जो भी वैल्यू यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं वो सब की सब क्या होंगी, SRP, स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाली गई रिडक्शन पोटेंशियल्स। समझ गए बात। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको याद रखने का तरीका आपको बताते हैं, इसको कैसे याद रखना है। अलग अलग राइटर इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है ना, अलग अलग लेक्चरर अलग अलग तरीके से बताते हैं। आप लोग अपने तरीके से शॉर्टकट्स बनाओगे, हम अपने तरीके से शॉर्टकट्स बनाते हैं। तो जैसा आपको जो अच्छा लगे आप वैसे इसको याद रखेंगे। मेरा जो अपना तरीका है इसको बनाने का वो ऐसे है, ध्यान से सुनिएगा ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ले के बांसुरी, ले के बांसुरी लिखेंगे अपन। अभी क्या पढ़ना है, ले के बांसुरी। ठीक है ना, ले के बांसुरी। ना मुझे अल। ठीक है, लेके बांसुरी, लिथियम, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लेके बांसुरी, ना मुझे अल, अल। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं।
या हाँ ठीक है, लिखते चलते हैं एक साथ। हिंदी में आप नोट कर लें, लेके लेके बांसुरी ना मुझे अल। दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है ना? ये ऐसे बढ़ती जा रही है ना, ऐसे ऊपर। अब इसके ऊपर के मेंबर मुझे लिखने हैं, लेकिन ऊपर जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, ये सबसे नीचे है और ये बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है ना। इसके बाद इधर मैं लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। लेके बांसुरी ना मुझे अल, उसके बाद मियाँ जी, क्या पढ़ेंगे? मियाँ जी, मैग्नीज जिंक। मियाँ जी, फैक्रो, फैक्रो। हालांकि इसको मुझे उल्टा करना है, अभी मैं करता हूँ, अभी लिखिएगा नहीं इसको। मियाँ जी फैक्रो, कहाँ तक पहुँचे? ये 1 2 3 ये 4, यहाँ। CD को नहीं सुना। मियाँ जी फैक्रो, CD को नहीं सुना। एक चीज़ छूट रही है यहाँ, कैल्शियम। लेके बांसुरी को होना चाहिए, एक चीज़ छूट रहा है, ठीक है ना, एक छोटी सी चीज़ मिस हो रही है। हाँ, स्ट्रोंटियम के बाद लेके बांसुरी को कैल्शियम ना मुझे अल, ठीक है। अब ठीक है, बराबर बराबर मेंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। को ना मुझे, अब ठीक है, इसको क्या लिख दें? मियाँ जी फैक्रो, क्रोफ, ठीक है। फैक्रो, क्रोफ पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? क्रोफ। और ये है CD को नहीं सुना, ठीक है ना। मियाँ जी क्रोफ, CD को नहीं सुना। और आगे अपन लिखते हैं पर के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं PB। पर हम गाते छप्पा छप्पा। गाना सुने आप? छप्पा छप्पा चरखा चले, सुने कि नहीं सुने? बहुत पुराना गाना हो गया है आज के हिसाब से। छप्पा छप्पा चरखा चले, पर हम गाते छप्पा छप्पा, ठीक है। इसमें बाकी के वर्ड्स छुपे हैं, CHAPA, ठीक है। C से हमने बनाया कॉपर, इसी के ऊपर कॉपर। H से बनाया मर्क्यूरी, A से बनाया सिल्वर, P से बनाया प्लेटिनम और A से बनाया गोल्ड। और सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, सबसे ऊपर फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन आपको याद रखना है, सबसे ऊपर फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? ये समझ में आया? ये आपको याद रखना है। हालांकि इनके बीच में और बहुत सारे आपको बुक जब आप देखेंगे, NCERT की बुक देखेंगे या कोई दूसरी रेफरेंस बुक देखेंगे,
तो आपको इसके बीच में और बहुत सारे मेंबर मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, साथ में रिएक्शंस मिलेंगे, बड़े बड़े कंपाउंड मिलेंगे। मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी अभी इस चैप्टर में। इतने से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए ये शॉर्ट एंड स्वीट आपको याद भी हो जाएगा और ये आसान भी है लिखने में, और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। ठीक है ना, इतने एलिमेंट से हमारा काम चल जाएगा। आयन वगैरह बीच में मैं नहीं घुसा रहा हूँ, समझ गए बात? ठीक है, तो अब आप इसको नोट करें, ये कैसे बढ़ रहा है, ये ऐसे चल रहा है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये नीचे से ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ गए? समझे ना कैसे लिख रहे हैं पर? ठीक है, इसको नोट करें। इसके बाद मैं इसकी पोटेंशियल की वैल्यू नोट करता हूँ, इसमें कितनी कितनी है। ठीक है, नोट करें। ये वैल्यूज आप नोट करें, -3.05 -3.05, और यहाँ से वैल्यू घटनी शुरू हो गई कि बढ़नी शुरू हो गई, क्या होती जा रही है? ये -3 है, ये -2, -1, -0, तो वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ती जा रही है। निगेटिव वैल्यू है, बढ़ती जा रही है, और ये वैल्यू बढ़ते 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 हाइड्रोजन पर आकर के 0 हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है ये आपने निकाला। SHE में रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है उसका। ये सब की सब कौन सी वैल्यूज अपन नोट कर रहे हैं यहाँ पर? याद रखिएगा, SRP। क्या नोट किया हमने? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एवरी मेटल। ठीक है ना, तो यही वैल्यू SRP होंगी और यही वैल्यू SOP की भी होंगी। SOP की वैल्यू क्या होंगी? न्यूमेरिकली तो वही रहेगा, सिर्फ क्या करना है, माइनस साइन। तो माइनस साइन लगा के साइन उल्टा हो जाएगा और वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? SOP की, हर एक मेटल का। दोनों वैल्यू सेम है, खाली साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे कम वैल्यू, फिर ज़्यादा वैल्यू, फिर ज़्यादा वैल्यू, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी होती है? लिथियम की। समझे ना। अब आप याद करिए, 10वीं में आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ाई जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज़। उसमें हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट थे और हाइड्रोजन के नीचे 4-5 एलिमेंट थे। हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, फिर कम कम, और हाइड्रोजन के नीचे फिर सबसे कम रिएक्टिव, जो कि एक्टिव मेटल नहीं कहलाएंगे, समझे ना। सबसे कम रिएक्टिव मतलब नोबल मेटल जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये सब के सब किसी से आसानी से रिएक्शन नहीं करते, तो सब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। ये भी सब हाइड्रोजन के नीचे हैं, वही हैं ये 1 2 3 4 5, ये पाँचों वही हैं जो आप 10वीं में पढ़ रहे थे। याद आया? ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर मतलब ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है, ये सब ऊपर है, ये लिखा इस तरीके से गया है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? हाईली रिएक्टिव या एक्टिव मेटल। क्या बोलते हैं उनको? एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। वो अपने नीचे आने वाले मेटल को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस। याद आया? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे आने वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सब के सब रिएक्टिव हैं या एक्टिव हैं, है ना। रिएक्टिव होने का क्या मतलब है? इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको डैनियल सेल में एग्जांपल बताया था ना, जिंक और कॉपर का। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? जिंक की। जिंक ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए जिंक को कहाँ रखेंगे? एनोड में रखेंगे, और उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी मैक्सिमम होगा वो हमेशा कहाँ पर आएगा? एनोड में आएगा, और उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ते जाइए, ऊपर बढ़ते जाइए, सबसे ऊपर ये है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी है। तो अगर लिथियम कहीं पर है और बाकी कोई भी मेंबर है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे
ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, समझ रहे हैं। उससे कम ऑक्सीडेशन ये दिखाएगा, उससे कम ये दिखाएगा, उससे कम ये दिखाएगा, उससे कम ये। अब ऑक्सीडेशन का सिलसिला कम होता जा रहा है, कम, और हाइड्रोजन पर आकर के ख़त्म हो जाएगा, 0 0, समझ रहे हैं। अब यहाँ से एक निशानी देखिए, जिस एलिमेंट की निगेटिव वैल्यू, पोटेंशियल की निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनिएगा, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर निगेटिव होगी, ज़्यादा निगेटिव होगी, वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, समझ में आ रहा है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन दिखाएगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, अगर वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है तो उसके ऑक्सीडेशन दिखाने की प्रॉपर्टी क्या होती जा रही है, कम। जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, और निगेटिव वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, जितनी कम होती जाएगी, वो उतना ही ऑक्सीडेशन कम दिखाएगा, समझ आया। तो निगेटिव वैल्यू अगर बहुत बड़ी है, बड़ी से बड़ी होती जा रही है, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जा रही है, ऑक्सीडेशन दिखाने वाली। और निगेटिव प्रॉपर्टी कब कम होगी, ये देखिए कम होती जा रही है निगेटिव प्रॉपर्टी, और फाइनली ये आकर के बिल्कुल कम हो गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसा होगा, सबसे कम। और जिसकी सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है उसका ऑक्सीडेशन कैसा होगा, सबसे ज़्यादा। तो इससे हमको ये पता चला कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन ये करेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन ये करेगा, इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये माना जाएगा। जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ये सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। ऑक्सीडेशन दिखाने का मतलब ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपने। अब ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सामने वाला उतनी आसानी से लेगा, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, रिडक्शन। तो ये वो मेंबर है जो रिडक्शन कराने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा रिडक्शन ये करवाता है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो सामने वाले का रिडक्शन करवाने के लिए सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये देता है, इसलिए रिडक्शन करवाने में ये हेल्पफुल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि हर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जिसके पास भी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दिख रही है, वो अपने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हर एक कौन सा मेंबर हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, समझ रहे हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और आसानी से रिडक्शन हो जाएगा, इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये, ठीक है। इसको लिखेंगे मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएं, फ्लोरीन को देखें, इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, और हम पहले डिस्कस कराए हैं कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो कहाँ पर होगा, कैथोड में, और उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन ये दिखाता है, और वैसे भी दिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। तो ये सबकी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए रिडक्शन दिखाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। समझ रहे नहीं। अब लेने वालों में सबसे अच्छा ये है लेने वाला। अब ये किसी के सामने खड़ा है जो इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज़बरदस्ती उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे अच्छा रिडक्शन दिखाने वाला है। रिडक्शन दिखाने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इसकी मदद कर रहा है रिडक्शन में। इलेक्ट्रॉन जो देगा उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये सबसे अच्छा है उसके ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, समझ रहे हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और ये क्या करेगा, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो सामने वाले पार्टी का इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है इसके पास ना, यानी सामने वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, दे रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सामने वाले के ऑक्सीडेशन करवाने के लिए सबसे अच्छा मेंबर ये है, ये ज़बरदस्ती ऑक्सीडेशन करवा देगा उसका, इसलिए ये सबसे अच्छा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से करवा सकता है, क्योंकि इसको लेने की बड़ी जल्दी है। समझ में आया ना, इसलिए मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ आई बात, ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू अगर इंक्रीज होती जा रही है तो वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी उसका क्या अच्छा होगा, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उसका क्या होगा, रिडक्शन। वो ज़्यादा अच्छा रिडक्शन दिखाएगा, वो कैथोड पर होगा।
और जो जितना अच्छा ऑक्सीडेशन दिखाएगा वो एनोड पर होगा। समझ रहे हैं? तो जिसकी निगेटिव वैल्यू बड़ी, सॉरी जिसकी निगेटिव वैल्यू बड़ी वो कहाँ पर होगा? एनोड पे। और जिसकी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी वो कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? कैथोड पे। और मान लो हम दो ऐसे एलिमेंट ले रहे हैं जिसके रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, तो फिर एनोड पर कौन आएगा, कैथोड पर कौन आएगा? जिसकी निगेटिव वैल्यू बड़ी होगी वो कहाँ पर होगा? एनोड पर। और जिसकी निगेटिव वैल्यू छोटी होगी वो कहाँ पर होगा? कैथोड पर होगा। निगेटिव वैल्यू छोटी होने का मतलब उसका नंबर बड़ा आएगा। निगेटिव वैल्यू छोटी होने का मतलब क्या? उसकी वैल्यू बड़ी होगी तो वो कैथोड पर होगा। हमेशा याद रखिएगा, बड़े नंबर वाला कहाँ पर होता है? कैथोड पर। और छोटे नंबर वाला कहाँ पर होगा? एनोड पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपका पूरा काम इससे चल जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगली हेडिंग बनाइए, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन अपन ले रहे हैं it gives strength of reducing and oxidizing agent। कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके स्ट्रेंथ का फैसला ये सीरीज करती है। कैसे? मोर द नेगेटिव वैल्यू बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? इट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है? इट विल प्लेस एट एनोड। समझ आया कि नहीं आया? मोर द पॉजिटिव वैल्यू क्या मतलब है? बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? इट शो मैक्सिमम रिडक्शन। और मैक्सिमम रिडक्शन शो करने का क्या मतलब है? इट इज प्लेस्ड एट कैथोड। समझ में आया? तो स्ट्रेंथ का फैसला हो गया कि नहीं? ज्यादा नेगेटिव ज्यादा ऑक्सीडेशन, ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा रिडक्शन। ठीक है ना? नोट करें, मोर इज द नेगेटिव वैल्यू, बेटर इज द reducing agent, that is oxidation। and it is placed at एनोड। कहाँ पर रखा जाएगा? एनोड पर रखा जाएगा। समझ आ रहा है ये? इसी तरह अगर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, more is the positive value, better is the oxidizing agent, that is सबसे अच्छा क्या शो करेगा? रिडक्शन। और अच्छा रिडक्शन है तो कहाँ पर होगा? हाँ, इट इज प्लेस्ड एट कैथोड। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन हो गया कि हमको इससे ये पता चल जाएगा कि किस मेटल का इलेक्ट्रोड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी एनोड पर होगा या कैथोड पर होगा, यानी ऑक्सीडेशन दिखाएगा या रिडक्शन दिखाएगा। तो मोर नेगेटिव वाला कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए एनोड पर होता है। और अगर बड़ी वैल्यू है तो कहाँ पर होगा? तो ये दोनों का स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। छोटी वैल्यू एनोड, बड़ी वैल्यू कैथोड। समझ में आ गई बात? दूसरा इसका एप्लीकेशन है, इससे हम ईएमएफ निकालेंगे। दूसरा एप्लीकेशन नोट करेंगे, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल या सेल का ईएमएफ इसी से अपन कैलकुलेट करते हैं। याद आया कि नहीं आया? पहले हम बना चुके हैं इसको गैल्वेनिक सेल में। देखिए, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ई नॉट लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये ई सेल ही है। ठीक है ना? ये अपन कैसे निकालते थे? याद है? SOP एट एनोड प्लस SRP एट कैथोड। ये अपना बेसिक फॉर्मूला था। बाद में इसी को चेंज करके, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू अवेलेबल है?
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अवेलेबल है। तो इसको क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस SRP। तो ये हो गया SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ये है हमारे ई नॉट सेल का बेसिक फॉर्मूला तैयार हो गया, जो हम जगह जगह यूज करेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, तो अब से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, दोनों रिडक्शन है, याद रखिएगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब हमको ये देखना है कैथोड पर कौन होगा, एनोड पर कौन होगा। तो सीधे क्या करना है, कैथोड वाली वैल्यू को एनोड वाली वैल्यू माइनस कर देना है, कैथोड वाली वैल्यू से एनोड वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। अब देखिए मजे की चीज, कैथोड पर कौन होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी, बड़ी होगी वो कैथोड पर होगा। और एनोड पर कौन होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी। तो अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, सेल का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन हमेशा बताएगा। समझ में आया, दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन बताएगा, दोनों दिया रहेगा। और हमको ई सेल निकालना रहेगा। ये 1 मार्क और 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता ही है, याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आता ही है EMF कैलकुलेट करना। ठीक है ना, तो दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल वो बता देंगे। अब आपको बोलेगा पहला क्वेश्चन की सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, तो क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल क्या देता है, सेल का पोटेंशियल, पूरे सेल का पोटेंशियल। तो हमको करना कुछ नहीं है। अब किसी को, अगर हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम में, हम नहीं सोच पा रहे हैं कि कैथोड पर कौन होगा, एनोड पर कौन होगा, दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो एक चीज याद रखिएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा बस। क्योंकि कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, बड़ा। एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होगी वो एनोड पर होगा, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड पर होगा। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करना है। क्या याद रखना है, सिर्फ एक लॉजिक, जब भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देगा क्वेश्चन में, करना क्या है, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को माइनस कर दीजिए। क्या आ गया, ई नॉट सेल। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, एक वैल्यू है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ये गिवन है, और दूसरा मुझे दिया गया है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस से Ag में। ये सिल्वर का, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे बताया जा रहा है। इसका है 0.80 और जिंक का कितना होता है, -0.76, यही होता है ना जिंक का। ठीक है, अब यहाँ हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जिंक पहले आता है कि सिल्वर बाद में आता है, कि सिल्वर पहले आता है जिंक बाद में आता है ना, कौन सा कैथोड पर होगा, कौन सा एनोड पर होगा, छोड़ दीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, माइनस कर दीजिए। बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ई नॉट सेल। समझ आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन के साथ आप रखेंगे, याद रखिएगा, अपने मर्जी से साइन चेंज नहीं करना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस होकर के क्या हो जाएगा, दिस इज 6, 5 आएगा, हाँ, और 0.1 इतना वोल्ट, ई नॉट सेल आ गया फट से। समझे कि नहीं समझे, जिंक और कॉपर दिया है, जिंक और कॉपर दिया है, तो किसको किससे माइनस करना है, जिंक की वैल्यू कितनी होगी, -0.76, और कॉपर की कितनी होगी, 0.34। तो 0.34 बड़ा है कि 0.76 बड़ा है, नेगेटिव वाला 0.34 बड़ा है, तो 0.34 से क्या करो, छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो 0.34 माइनस -0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा। ऐड करेंगे क्या आएगा, 1.1 वोल्ट। बड़ी वैल्यू से क्या करना है, हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तरीका याद रहेगा, कोई लॉजिक नहीं लगाना कि कैथोड पर कौन आ रहा है, एनोड पर कौन आ रहा है, सिर्फ क्या देखना है, बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करिए, ई नॉट सेल आ जाएगा। समझ गए बात, ये इसका दूसरा एप्लीकेशन हो गया, इसको नोट करें। नेगेटिव दिया क्वेश्चन में, जैसे कौन सा लेना चाहते हैं आप, एक अपन ले लेते हैं सोडियम, एक मैं ले लेता हूँ सोडियम, और दूसरा ले लेता हूँ
जिंक, ले लूँ जिंक। तो हमको क्वेश्चन में बोलेगा ई नॉट सोडियम, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ये सब अवेलेबल है ना। ये कितना दिया हुआ है -2.71, और दूसरी वैल्यू मुझे अवेलेबल है किसकी, जिंक की ले रहा हूँ, जिंक +2 से जिंक ये है 0.76, और हमको ई सेल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल में, है ना। तो जाहिर सी बात है जो बड़ी वैल्यू होगी वो कैथोड पर होगा, उसी का कैथोड बनेगा, और जो छोटा होगा वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, -0.271 बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा होता है, माइनस साइन में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, ये आपने पढ़ा है। ये ज़्यादा निगेटिव है इसलिए छोटा है, ये कम निगेटिव इसलिए बड़ा है, तो बड़ा ये छोटा ये। तो बड़े नंबर से हमको क्या करना है, छोटे नंबर को माइनस कर देना है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, समझ रहे हैं। 11 में से 6 जाएगा 5, है ना, ये 6 है, तो इसको एक इससे लीजिए 16 में से 7 गया 9, और ये 1 बचा तो ये 1.95 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। ये सेल पोटेंशियल है, आप कैसे भी लगा के देखिए यही आना है, समझ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है, और बड़ा नंबर छोटा नंबर पहचानना तो आना है ना आपको, है ना, ठीक है ना, समझ गए। ये ऐसे बनेगा, नोट करें। थर्ड एप्लीकेशन अपन ले रहे हैं, इसी में नोट करिए। थर्ड एप्लीकेशन, टू प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है फिजिबिलिटी का, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी हम इससे बता सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी हम इससे बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, सेल का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर रिएक्शन हो रहा है तो सेल का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता सेल का पोटेंशियल। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। तो ये एक निशानी बन गई, अगर रिएक्शन होना है तो सेल का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर आपको सेल का पोटेंशियल दिया है इसका मतलब है रिएक्शन फिजिबल है, हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ हमने ये सीख ली कि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होती है, ध्यान से सुनिए, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होती है उसका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और वो कहाँ पर होगा, वो कैथोड बनेगा। जिसके एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बड़ी होगी, वो हमेशा कैथोड पर होगा और उसका क्या होना है, रिडक्शन। और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होती है वो हमेशा कहाँ पर होगा, एनोड पर, और उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ये चीज़ समझ गए। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और रिएक्शन लिखा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन, और हमको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मालूम है, या अगर नहीं भी मालूम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपको याद है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ठीक है ना। जो 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 पहले आता होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती होगी, छोटी, और जो बाद में आएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बड़ा होगा। तो ये तो आपको मालूम है कि बड़े पोटेंशियल की वैल्यू वाला रिडक्शन दिखाएगा, कैथोड पर होगा, छोटे पोटेंशियल की वैल्यू वाला एनोड पर होगा, ऑक्सीडेशन दिखाएगा। ये क्लियर है। अब एक रिडॉक्स रिएक्शन हमको दिया, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मुझे एक रिडॉक्स रिएक्शन उन्होंने दिया क्वेश्चन में, कॉपर +2 से दिस इज 2Ag, और ये चेंज हो गया कॉपर सॉलिड, ये एक्वस है, ये सॉलिड, और ये सॉलिड, ये एक्वस, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये एक रिएक्शन उन्होंने दिया और पूछा इज इट फिजिबल और नॉट, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो होगा का नहीं होगा इसका फैसला कैसे होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से होगा। देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0.34 वोल्ट। अच्छा, वोल्टेज से याद आया, ये सब जो अपन नोट कर रहे हैं, क्या नोट कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू, तो इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ याद रखेंगे, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, वोल्ट। ये सब अपन पोटेंशियल ले रहे हैं, E0,
ठीक है ना, तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो कॉपर +2 एक्वस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0.34 वोल्ट होती है। और इसके लिए सिल्वर के लिए कितनी होती है, 0.80 वोल्ट, 0.80। ये होता है ना, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब बताइए जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी उसका क्या होगा, क्या होगा, रिडक्शन। और जिसके पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होगी उसका क्या होगा। दोनों में से किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी है, कॉपर की छोटी है, तो कॉपर का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी तो ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए कॉपर +2 से किस में चेंज हुआ, कॉपर +2 से किस में चेंज हुआ, +2 से 0 में चेंज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, घटा, तो क्या हुआ, ये हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन नंबर से प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या सही हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या सही हो रहा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और उसका हो क्या रहा है, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन, लेकिन इसका हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। समझ में आया। जिसके पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो कहाँ पर होगा, एनोड में होगा, और उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन ही होना है, तो रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन लिखा जाएगा। जिसका पोटेंशियल का वैल्यू बड़ा है वो कहाँ होगा, कैथोड में, और उसका रिडक्शन होगा, तो रिएक्शन में क्या लिखा जाएगा, उसका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, रिडक्शन का रिएक्शन दोनों जुड़ करके क्या देंगे, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में तो दिखना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा, नॉट फिजिबल। दिस इज नॉट फिजिबल, नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट फिजिबल। तो किससे पता चला, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से पता चलेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। समझ आया। और यही रिएक्शन अगर ऐसा देता, यही रिएक्शन अगर हमको वो ऐसे बता देते 2Ag प्लस कॉपर, ये एक्वस, ये सॉलिड, और ये चेंज होता कॉपर +2 एक्वस और 2Ag सॉलिड में चेंज होता। अब देखें सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये देखिए कॉपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ गया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में, यानी क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। सिल्वर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और इसका नंबर ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल है, दिस इज फिजिबल। समझ में आए बात। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। और उसके लिए नियम क्या याद रखना है, छोटे वैल्यू वाला, छोटा रिडक्शन पोटेंशियल वाला क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन, और ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नंबर वाला रिडक्शन। तो रिएक्शन में अगर दिख रहा है तो फिजिबल है, और नहीं दिख रहा है तो नॉट फिजिबल। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, नोट करें ये। तीन बनाया अभी ना, चौथा देखिए, फोर्थ एप्लीकेशन, फोर्थ, टू सी whether hydrogen gas is evolved when to see whether hydrogen gas is evolved when metal react with acid, metal रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, ये सब के सब मेटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये सब के सब मेटल्स हैं। अब इन मेटल का रिएक्शन अगर मैं किसी एसिड के साथ करा दूँ, रिएक्शन कराने का क्या मतलब है, एक कंटेनर में कोई एसिड लूँ, एसिड का डेफिनेशन ही यही होता है जो H+ आयन दे सके। ठीक है ना, जो H+ आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। आपने पढ़ा है ना,
क्लास 11th में 3-4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए थे आपको, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, है ना। तो जो सॉल्यूशन में जा करके H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता है वो क्या होता है? एसिड होता है, एसिड। अब एसिड का एक सॉल्यूशन लिया हमने और उसमें इस मेटल के रॉड को डुबा दिया। अब ये मेटल कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल का रॉड हमने उस सॉल्यूशन में डुबा दिया जिसमें एसिड है। तो ये मेटल एसिड में जाएगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर इसने हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर दिया, H+ निकलवा दिया, समझ में आया? तो ये मेटल जो हमने डाला है ये मेटल कहलाएगा एक्टिव मेटल। क्या कहलाएगा? एक्टिव मेटल। और कौन सा मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है? जो हाइड्रोजन के ऊपर आता होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद है, एक एक करके मेटल आ रहे हैं, फिर हाइड्रोजन आता है लास्ट में, फिर उसके नीचे भी एलिमेंट आते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने होते हैं वो सब क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जितने एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं वो सब के सब मेटल क्या कहलाते हैं? एक्टिव मेटल। और जो नहीं करते, नॉन एक्टिव मेटल। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अगर मैंने सोडियम का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ, सोडियम का रॉड बनाया, इलेक्ट्रोड लिया सोडियम का और उसको H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप किया, तो ये मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करा देगा कि नहीं कराएगा? आंसर है करा देगा। ये क्या बनाता है? Na2SO4, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। होता है कि नहीं होता? बोलिए बोलिए। नहीं होता? बोलो ना। होता है ना? होता है। इसी तरह अगर हम जिंक का रिएक्शन HCl के साथ कराएं, HCl इसे एसिडिक सॉल्यूशन, ये सब मैं एक्वस ले रहा हूँ ना, एक्वस, ये मेरा मेटल है तो सॉलिड, इसको मैंने डुबाया तो ये क्या बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाएगी। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना कौन सी बड़ी चीज़ है ना। बैलेंस कर लेते हैं H2Cl2, ठीक है। ये होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसी तरह से अगर मैंने कॉपर को HCl में डुबाया या H2SO4 में डुबाया, HCl H2SO4 कोई भी एसिड ले लो, H2SO4, तो ये CuSO4 बनाएगा। बोलिए बोलिए, ये क्या बनाएगा? CuSO4H2, ठीक है, ठीक है ना, बनेगा CuSO4 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे परीक्षा में। समझे? आप परीक्षा में फेल हो गए अगर आपने ये बना लिया तो। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है, समझे ना। तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता। ये देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर आता है कॉपर, और ऐसे अगर लिखेंगे आप ऊपर से नीचे तो हाइड्रोजन के नीचे आएगा कॉपर। तो कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, समझे ना। और हम हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आ जाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा एक्टिव मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तो वो एसिड में से हाइड्रोजन निकाल देता है। और हाइड्रोजन से कम एक्टिव एलिमेंट अगर रिएक्शन करता है एसिड के साथ, तो फिर वो हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करवा सकता। समझे? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव कौन है? तो आंसर है हाइड्रोजन के ऊपर जो आता है, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर वाले है ना, हाइड्रोजन के। और इनकी पहचान क्या है? देखिए, हर एक में माइनस साइन है, हर एक में माइनस साइन है, हर एक में माइनस साइन। तो इससे एक मूल मंत्र हमने ये बना लिया, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगी। किसके? हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं, हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले का पॉजिटिव है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगी वो क्या कर सकता है? एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल देगा। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है वो सब के सब मेटल क्या है? एक्टिव मेटल, समझे। और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो सब के सब क्या है? नॉन एक्टिव मेटल्स। याद रहेगा? इसको अपन नोट कर लेते हैं, इसको नोट करिए। metals having negative reduction potential gives hydrogen gas when react with acid
and these metal called active metals। ऐसे मेटल क्या कहलाएंगे? एक्टिव मेटल्स कहलाएंगे। इसको these लिख लीजिएगा, THESE, these। और metals having positive reduction potential value cannot gives hydrogen gas when react with acid, called non-active metals। non-active metals समझ आया? आया कि नहीं आया? तो कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा सकते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, यानी वो एक्टिव मेटल होते हैं। या इसी से एक और चीज़ निकला, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा वो सब के सब किस टाइप के मेटल होंगे? एक्टिव मेटल। ठीक है, सो ऑल दोस मेटल्स हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आर नोन एज एक्टिव मेटल्स। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसी में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आता है, और वो क्वेश्चन है, क्या हम जिंक के रॉड को या जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख सकते हैं? जिंक के रॉड को या जिंक के मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख सकते हैं? कैन वी स्टोर जिंक इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? क्या कहता है आपका दिल? जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ध्यान से सुनिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आंसर है नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और मोर रिएक्टिव होने का क्या मतलब है? जैसे ही जिंक को कॉपर सल्फेट में डालोगे, जिंक क्या करेगा? मोर रिएक्टिव मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? मोर निगेटिव जिंक का, और कॉपर का मोर पॉजिटिव। यानी कॉपर का ज़्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक का कम। जिंक का कम है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही आप डालोगे कॉपर सल्फेट में, ये ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देता है। तो जिंक किस में चेंज हो जाता है? Zn+2 में। किस में चेंज हो जाएगा? हाँ, तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने किस में भर दिया है? किस में भर दिया है? जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की बड़ी उत्सुकता है, कॉपर सल्फेट। क्योंकि उसका रिडक्शन ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेगा? उसको रिडक्शन करना ही है। तो कोई भी उससे कम रिडक्शन वाला मेंबर आएगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज़बरदस्ती। तो इसको ज़बरदस्ती क्या करना पड़ेगा? सेल्फ ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो बाहर में ये जिंक मेटल था सॉलिड, जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे ये क्या बन जाएगा? Zn से Zn+2 आयन में चेंज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। इसीलिए जिंक के बने हुए चम्मच को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं रखा जा सकता। उसका क्या होना शुरू हो जाता है? ऑक्सीडेशन। सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है वो स्पून। समझ में आया? बोलिए बोलिए। और अगर इसको उल्टा करें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डाल सकते हैं क्या? स्टोर करके रख सकते हैं? हाँ। क्यों? जिंक क्या है? कम रिएक्टिव है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो आप इसको डालोगे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को, तो वो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं बुला पाएगा। समझे ना? समझे? इसलिए कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंक क्या हो जाएगा? सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना? और कॉपर का कुछ नहीं होगा। समझ आया? ये क्वेश्चन नोट कर लें अपने शब्दों में और इसको आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। हालांकि और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन वो आप एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस के लिए इतने एप्लीकेशन काफ़ी है बोर्ड लेवल के हिसाब से। ठीक है, ये नोट कर लें आप।